नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही गर्मी और भीषण गर्मी की मार के बीच लोगों को थोड़ी सी राहत आज मिली है। यहां पर गर्मी से थोड़ी राहत बारिश के रूप में लोगों को मिली। दिल्ली के कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। यहां पर आज दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसके चलते चढ़ते पारे पर थोड़ा सा ब्रेक यहां पर लगा है। आज की बारिश से मिली थोड़ी सी राहत भी दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का तापमान रहा है यहाँ पर, गर्मी ने बहुत दिक्कत लोगों की बढ़ाई है। ये तस्वीरें आप देखिए 3 जगह की दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक, सरोजनी नगर और आरके पुरम की, जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर हुई है। तो मौसम का मिजाज थोड़ा बदला दिल्ली में। पिछले कई दिनों से लगातार पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ था और बड़ी संख्या में हीट वेव से लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। और अब मौसम थोड़ा सा बदला है और राहत की बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को आज मिली है। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बारिश थोड़ी सी हुई है, लेकिन थोड़ी ही हुई है। मौसम तो थोड़ा बदला, क्या आगे भी जारी रहेगा ये? जी ताबिश, जैसा अभी आपने बयां किया कि जो आरके पुरम और कुछ इलाकों का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से बारिश से राहत ज़रूर मिली है। और जैसा एक मोहम्मद अलवी का शेर भी कहा जाता है कि और बाज़ार से क्या ले आऊं, पहली बारिश का मज़ा ले आऊं। तो आप देख सकते हैं लोग अब निकलने लगे हैं। 4 बजे का समय है, लेकिन दरअसल ये समय पिछले कुछ महीनों से मई से और जून से लगातार हीट वेव का समय होता था। 11-12 बजे से 4 बजे तक सख्त मनाही होती थी निकलने की। लेकिन अब लोग, जब आज बारिश आई दिल्ली में और एनसीआर के इलाकों में, तो निश्चित रूप से उन्होंने बाहर का रुख किया और वो जो आग बरस रही थी आसमान से, उससे काफ़ी बड़ी राहत अब दिल्ली वासियों को मिली है, एनसीआर वासियों को मिली है। बड़ी वजह यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है, उसके चलते एक तरह से प्री मानसून जैसी बारिश हुई है। लेकिन जो मानसूनी बारिश है उसमें अभी ताबिश समय है, और जो मानसून के पहले जो गर्मी होगी अब उसमें थोड़ी सी राहत इस तरह से कह सकते हैं कि तापमान में अब गिरावट आ गई है। 40 और उससे नीचे तापमान रहेगा। अभी तापमान अगर दिल्ली का बताए तो 34-35 डिग्री के आसपास तापमान है, और अगले कुछ दिनों तक भी ऐसे ही खुशमिजाजी मौसम में बनी रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष आपका। तो मौसम थोड़ा बदला है और धूप नहीं है, यही बहुत बड़ी राहत है। फिलहाल तो जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों से, हल्की फुल्की बारिश हुई है। अब उम्मीद कीजिए आगे ये मौसम में बदलाव जो है थोड़ा जारी रहे, तो थोड़ा राहत मिले लोगों को इस गर्मी से। आगे बढ़ते हैं और अब बात नीट की करते हैं। एनटीए ने नीट परीक्षा के री एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए हैं। ये 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा यहां पर हो रही है। जिनको विकल्प दिया गया था, वो छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे कि आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, या फिर ग्रेस मार्क्स के बगैर जो आपके अंक हैं उसके साथ ही आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये नीट री एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 6 परीक्षा केंद्र बदले गए हैं। री एग्जामिनेशन के लिए एनटीए और शिक्षा विभाग के अधिकारी हर परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के झज्जर जिले के जिस केंद्र से टॉपर निकले थे उसे बदला गया है। 2 छात्रों ने एनडीटीवी से परीक्षा केंद्र बदले जाने की बात कही है। तो यहां पर 1563 वो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनको यहां पर एनटीए की तरफ से ये विकल्प दिया गया था कि आप चाहें तो परीक्षा जो है दोबारा से दे लें, या फिर अपने जो ग्रेस मार्क्स के बगैर मार्क्स हैं उनको लेकर आप आगे जो है दाखिले के लिए बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये परीक्षा हो रही है। 1563 छात्रों के लिए फिर से नीट की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। लेकिन नीट को लेकर जो हंगामा हुआ है वो भी आप देखिए। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस सूत्रों से अहम और बड़ी जानकारी मिली है कि पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का नाम यहां पर अब सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और पुलिस सूत्रों से मिली पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने की क्लू जो है वो मिली, और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सॉल्वर गैंग के हाथ जो है वो प्रश्न पत्र आ गया था। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 के करीब स्टूडेंट ने प्रश्न पत्र को हल किया और फिर उसे पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया। इसके बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार ने अभ्यर्थी को बुलाकर प्रश्न पत्र और आंसर देकर उससे रटवाकर अगले दिन सेंटर पर पहुंचाया, मगर इसकी जानकारी पटना पुलिस को हो गई और ये सभी गिरफ्तार जो है वो कर लिए गए हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रभाकर, अब ट्रेल एक तरह से जो है वो जुड़ती जा रही है कि किस तरह से जो पेपर है उसको लीक किया गया, अब और क्या नई बातें यहां पर सामने आई हैं इसको लेकर?
देखिए, ये कहानी जो शुरू हुई थी, ये बिहार, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में मामला सिमटा हुआ दिख रहा था पहले, जिसमें कि जिस दिन परीक्षा थे उस दिन पटना पुलिस को जानकारी मिली थी और उसके बाद पटना पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर से कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया था, उन्हें डिटेन किया था, उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद सिकंदर जो है और अमित वत्स इनका नाम आया। अब जो है इसमें रवि अत्री और अमित अत्री गैंग का नाम आ रहा है। रवि अत्री, अमित अत्री जो है, ये अभी रवि अत्री मेरठ जेल में बंद है, ये नोएडा के रहने वाले हैं और ये वही गैंग है जिसने बहुत सारे देश भर में जो परीक्षा है उसके पेपर लीक को अंजाम दिया है। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की बात करें, एसबीआई स्टेनो परीक्षा की बात करें या 2012 के नीट पीजी परीक्षा की बात करें, तो ये गैंग जो है ये खासा दबदबा रखता है इस पूरे क्षेत्र में और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो यही है, जो पेपर लीक करके और स्टूडेंट्स को वो पेपर देके उसके बदले ये मोटी रकम वसूलते हैं। इनके जो साथ जुड़े हुए लोग थे, जो बिहार से जुड़े हुए थे, वो अतुल वत्स और संजीव मुखिया, ये बिहार के हैं। अतुल जो है वो जहानाबाद का है, जबकि संजीव जो है वो नालंदा का है। और इसके साथ ही वो सिकंदर का नाम आ रहा है। वो सिकंदर जो कि आरजेडी के नेता और पूर्व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीबी जो प्रीतम है उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो कुल मिला के मामला साफ होता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस का अनुसंधान इसमें आगे बढ़ रहा है, मामला साफ होता जा रहा है। और इसमें जो मुख्य जो जांच एजेंसी है वो ईओयू है, बिहार की ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। आज ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्हें इस पर पूरी ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या क्या जांच पड़ताल हुई है और कैसे कैसे कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए। और जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो इस जांच के बेसिस पे पेपर लीक अगर एस्टैब्लिश होता है तो इसे रद्द करने की, इस परीक्षा को रद्द करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये सूत्रों के हिसाब से हमारे पास जानकारी आई है और हमारा मानना है कि इसमें जल्द ही जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो कुछ निर्णय लेगी। जी बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका सब जानकारी के लिए। तो अब एचआरडी मिनिस्ट्री क्या इस पर निर्णय लेती है आगे ये देखना होगा यहाँ पर, लेकिन ईओयू जिस तरह से इस मामले को देख रही है उसमें नए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट था जो हमारे सहयोगी प्रभाकर बता रहे थे। और नीट को लेकर ही हमने आपसे एक सवाल भी आज पूछा है जिस पर आप अपना जवाब हमें दे सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जवाब हमें भेजिए। ये जो सवाल है ये नीट को लेकर है कि क्या नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था और वहीं नीट परीक्षा में हुई धांधली के मद्देनजर सवाल यही है कि क्या नीट को भी रद्द नहीं यहां पर कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं और दिन ब दिन नए नए खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। तो बस स्कैन करिए ये क्यूआर कोड और अपना जवाब आप हमें भेजिए। सवाल आपको एक बार फिर से बता दें कि क्या नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस सूत्रों से कई जानकारियां सामने आ रही हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर 2 सेटर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी आए हैं। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जांच में इन दोनों के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं, जिसकी जांच ईओयू कर रही है। इन दोनों की शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम जो है वो किया करते हैं। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीट पेपर लीक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों का जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सारी जांच एजेंसियां सरकार के पास हैं, वो पीएस प्रीतम को बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार इस घोटाले के लिए असली मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रही है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। ये लोग जो किंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं,
चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। तो नीट के मामले को लेकर ये तमाम अपडेट आपने देखे। इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, उसके बारे में बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के खिलाफ कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो किया। दिल्ली के प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए और दिल्ली के अलावा राज्यों की राजधानियों में भी प्रदर्शन जो है वो किया गया, जिसमें लखनऊ, पटना, जयपुर, जम्मू और बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आई, जो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ। आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही हैं, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। दिल्ली के अलावा लखनऊ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी तनिष्क दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट आप अपने सामने देख सकते हैं, एक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। एनईटी और नीट के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई है उसके खिलाफ आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेडिंग के उस तरफ जाने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं अपने सामने वहाँ पे आगे हैवी पुलिस सिक्योरिटी भी है, हैवी पुलिस सिक्योरिटी, और यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहा है नीट और नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसके खिलाफ। याद करिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे पुलिस भी है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वर्कर भी मौजूद हैं, वो वहाँ पे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माफ़ करिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये है कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। यहाँ पर अजय राय भी मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। आप अपने सामने देख सकते हैं सारे के सारे कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ये मौजूद हैं और आप जा रहे हैं वो ये कांग्रेस दफ्तर के पास है ये, और नीट और नेट के एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हाल ही में नीट एग्जामिनेशन के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं और नेट एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें बोला गया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, उनके खिलाफ भी यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और लगातार बात चल रही है पेपर लीक को लेकर कि कब तक ऐसे पेपर लीक होएंगे। अब आपने सामने देख सकते हैं ये सारे मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस भी है यहाँ पे। डिटेन भी हो सकते हैं कुछ प्रोटेस्टर्स कांग्रेस पार्टी के, तो आप देख सकते हैं सारे कांग्रेस पार्टी वर्कर्स मौजूद हैं यहाँ पर, प्रदर्शन कर रहे हैं एनटीए अथॉरिटी एनटीए के खिलाफ और ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। मुंबई में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहां पर किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे, सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। नीट की परीक्षा में हुई धांधली खिलाफ मुंबई कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें लोग अलग अलग तख्तियाँ लिए हुए देखिए लिखा है धर्मेंद्र शर्म करो, भ्रष्टाचार बंद करो और नीट के छात्रों के से न्याय करो, एनटीए को रद्द करो, नीट की परीक्षा फिर से ली जाए। ये मोर्चा शुरू हुआ था मुंबई कांग्रेस दफ्तर से, आज़ाद मैदान की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में देखते हैं हमने कि इसने दरवाज़ा जो है कि बंद कर दिया गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उग्र होकर दरवाज़ा उन्होंने आके खोल दिया है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि
पुलिस का बैरिकेड यहाँ पर लगी हुई है। ये मोर्चे का नेतृत्व फिलहाल मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा और अभी दो निर्वाचित सांसद वर्षा गायकवाड़ कर रही हैं, साथ में विधायक असलम शेख भी हैं और विधायक अमीन पटेल भी हैं। बड़े पैमाने पर सामने की तरफ पुलिस मौजूद है और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, जो कि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने सभी को रोक रखा है। इस जो प्रेस क्लब, मुंबई मराठी पत्रकार संघ और मुंबई कांग्रेस के दफ्तर का ये जो कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर फिलहाल निकलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए सामने पुलिस है, ये बैरिकेड लगा दी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्षा गायकवाड़ इस मोर्चे को लीड कर रही हैं, बाकी सभी नेता कार्यकर्ता उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। खींच के मेरे को पीछे करने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि बच्चों को हुकुमशाही नहीं चलेगी इस देश में। अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लाखों बच्चों का जो इसमें नुकसान हुआ, पेपर पूरा साल बच्चे ने पढ़ाई किया, मंत्री ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। लगातार ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार पिछले साल भर में कितने पेपर लीक के मामले सामने आए। संघर्ष करो। पुलिस की भर्ती में, पुलिस पाटिल की भर्ती में, मतलब सब में आ रहे हैं, डॉक्टर की भर्ती में, भाड़ा की भर्ती में। और मेरा एक सवाल है कि व्यापम घोटाला रहे, ये सब ये घोटाले 100 से ज्यादा ये हुआ है। देश के प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है? देश के प्राइम मिनिस्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे मोदी आप लोगों को बाहर जाने तक की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? चाहिए मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे, शिक्षा को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए, शिक्षा से और वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर किस तरह से मोर्चा जो है आगे जाना चाह रहा था आज़ाद मैदान की तरफ, लेकिन उसे यहीं पर रोक दिया गया है। पुलिस ने पहले दरवाज़ा बंद किया था, बैरिकेड लगा दी गई थी। हालांकि अभी भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें आज़ाद मैदान तक बढ़ने दिया जाए। बहरहाल उनकी मांग है यहाँ पर कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, इसके लिए नीट की परीक्षा रद्द करके फिर से करवाई जाए और एनटीए को भी भंग किया जाए। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया की। देश हो या विदेश, आज दुनिया योग में बनी हुई है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर तरफ योग को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है और अब देश और दुनिया से योग करते हुए आपने तस्वीरें देखी हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें हिंदुस्तान की असीम ताकत और सामर्थ्य की निशानी है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय सेना के तीनों धड़े समंदर से लेकर आसमान और आसमान से लेकर जमीन तक योग के एक सूत्र में बंधे नजर आए। समंदर की लहरों के बीच भारतीय नौसेना की शान युद्धपोत INS तरकश पर नेवी के जवान और अफसर योग में शामिल होकर अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत पेश कर रहे थे। INS देख पर नेवी के जवान और अफसर योग कर अपनी सामरिक ताकत के पीछे के मानसिक और शारीरिक बल को परखते नजर आए। समंदर में दुश्मनों को थर्राने वाले INS विक्रमादित्य पर भी नेवी के जवान और अफसर पूरे मन से योग में लीन नजर आए। INS शिवालिक पर भी समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए पूरे मनोयोग से नेवी के जवान और अफसर योग करते दिखे। भारतीय नौसेना के जवान अफसर समंदर के बीच योग करते नजर आए तो देश की राजधानी दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी योग में लीन नजर आए।
समंदर के बीच योग के साथ सेना की अर्धसैनिक टुकड़ी जमीन पर भी योग कर रही थी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान और अफसर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए तो यहाँ का नजारा अलग ही था। उधर जैसलमेर के रेगिस्तान में भी बीएसएफ जवानों ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी यानी ऊंटों के साथ योग का अनोखा नजारा पेश किया। कोलकाता में भी बीएसएफ के जवान और अफसर योग दिवस पर एक साथ योग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 41 बीएनएसएसबी के साथ नेपाल पुलिस के जवान भी योग करते नजर आए। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मुगुथान सब सेक्टर में आईटीबीपी के जवानों ने योग में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जैसा वो सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। जमीन से हिमालय के पहाड़ तक योग एक सूत्र में बंधा नजर आया। कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना के जवान एलओसी पर योग करते नजर आए तो इनके साथ डॉग स्क्वाड भी योग करता दिखा। हिमालय के शिखर पर लद्दाख इलाके में पैंगोंग टीएसओ लेक के तट पर स्कूली बच्चों ने भी योग करके ये बताया कि योग हमारी भारतीय शिक्षा के संस्कार और संस्कृति का कितना बड़ा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये विहंगम नजारे जाहिर तौर पर भारत के साथ साथ प्राचीन काल से भारतीय जीवन पद्धति का हिस्सा रहे योग के दुनिया भर में विस्तार की गवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही फिर राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा। साथ ही कहा कि यहां चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कश्मीर घाटी के बदलावों को दुनिया देख रही है। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। डल के किनारे योग के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में कई राजनीतिक संकेत और संदेश भी दिए। राज्यपाल जी, असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। 2013 के बाद से उनकी जम्मू कश्मीर की ये 25वीं और 2019 में धारा 370 रद्द होने के बाद से 7वीं यात्रा रही। यात्रा के कई मायने निकाले जा सकते हैं। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव करवाने की तैयारियां कर रहा है। असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। कुछ ही दिनों पहले रियासी में आतंकवादियों ने बेकसूर तीर्थयात्रियों की हत्या करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे, लोगों के उत्साह और डल झील के किनारे योग दिवस के विशाल और भव्य आयोजन ने पूरी दुनिया को बदल रहे कश्मीर का संदेश दे दिया है। श्रीनगर से नीता शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में योग दिवस की धूम है। भारत में विदेशी दूतावास भी इसमें शामिल हैं और जमकर उत्साह वहां पर दिख रहा है। योग से ये भी दिख रहा है कि ये कितना बड़ा बाजार बन चुका है और दुनिया में इसके जरिए भारत किस तरह से अपनी धाक जमा रहा है। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर योग। शुक्रवार को दुनिया भर में योग का सूरज चमका। न सिर्फ दुनिया के कई देशों में योग के कार्यक्रम हुए, बल्कि दुनिया के कई देशों के दिल्ली स्थित दूतावासों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के दूतावास के कर्मचारियों ने
योग के जरिए सेहत और शांति का पैगाम देने की कोशिश की। इजरायल दूतावास के कर्मचारियों ने भी योग का पूरा आनंद लिया। ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक इंडिया गेट के साथ ही दूसरी अहम जगहों पर भी योग करते नजर आए, सेहत का संदेश भी दिया। ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने योग को भारत का उपहार बताया। यहाँ दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर के साथ योग करने का अनुभव शानदार रहा। मैं और मेरे डिप्टी लगातार अभ्यास करते हैं और यहाँ सभी राजनयिकों के साथ योग करना बेहतरीन रहा। नॉर्वे की राजदूत ने भी अपना संदेश दिया। मुझे योग बेहद पसंद है। योग अभ्यास बहुत अच्छा रहा। मैंने कई नई चीजें सीखी। दरअसल दुनिया भर में योग का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है उससे जुड़ा बाजार भी। दुनिया भर में योग सीखने वालों में सबसे लोकप्रिय जरिया है ऑनलाइन क्लास। योग का ऑनलाइन बाजार 2023 में तकरीबन 11 अरब डॉलर का था। माना जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर 26 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। योग से जुड़े साजो सामान की मांग भी लगातार बढ़ रही है। योग से जुड़े पर्यटन और इलाज के लिए भी लोग खूब आ जा रहे हैं। 2034 तक योग का कुल बाजार 288 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2024 में ये 119 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा रहने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। भारत में योग का चलन पूरा काल से है, लेकिन दुनिया इससे अनजान रही। अब वो इसे कर रही है, समझ रही है। दुनिया में योग बढ़ रहा है तो भारत की धमक भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर रोक जो है वो लगी थी। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर जो है वो ईडी पहुंची थी। अब यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला इसमें सुरक्षित रख लिया है और 2-3 दिन में इस पर फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो है वो बहस हुई थी और इसमें अब फैसला कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया है और 2 से 3 दिन में कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुना सकता है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज, और 2-3 दिन लगेंगे कोर्ट का फैसला आने में, तो उसका मतलब समझा जाए अभी जेल में ही केजरीवाल को रहना होगा? जी देखिए, शनिवार और इतवार जो है वो हाईकोर्ट बंद होता है, तो यहाँ पर आज शुक्रवार है। हाईकोर्ट ने करीब 3 घंटे से ज्यादा इस मामले की, करीब 4 घंटे से ज्यादा इस मामले की सुनवाई की है और सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा है। दूसरे पक्ष यानी केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है और सवाल ये है कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले को ईडी ने चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई भी की है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया है और कहा है कि एक विकृत फैसला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। अपनी जो हाई कोर्ट ने जो पहले फाइंडिंग दी थी जिसमें कहा था कि ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया सही तरीके से किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं था, दुर्भावनापूर्ण नहीं किया था, उसके उलट ट्रायल कोर्ट ने जाकर ये तमाम चीजें लिख दी हैं कि दुर्भावनापूर्ण है, कोई सबूत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी की बात नहीं सुनी, उनके पूरे दस्तावेज नहीं देखे, उनकी पूरी दलीलें नहीं सुनी, उनको मौका नहीं दिया, ये तमाम चीजें साइड की गई थी। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि ईडी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। छुट्टियों में इस तरह को क्यों आए? देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, उनके फरार होने का संभावना भी नहीं है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए था उनको। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों की फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2-3 दिन जरूर इस फैसले में लगेंगे, इतनी लंबी चौड़ी दलीलें दी गई हैं तो निश्चित तौर पर लगेंगी। तब तक रिहाई के आदेश पर रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दी है। यानी अरविंद केजरीवाल जिनको लग रहा था कि कल 8 बजे जब रात को ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था कि वो आज रिहा हो पाएंगे, जेल से बाहर आ पाएंगे, उनकी रिहाई का रास्ता और लंबा हो गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट अब सोमवार या मंगलवार को हो सकता है इस मामले में अपना फैसला सुनाए, लेकिन फिलहाल वो तिहाड़ से रिहा आज की तारीख में नहीं होंगे। और अभी ये भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन तो कम से कम उनको रहना पड़ेगा। ये बात अलग है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को वो चुनौती देने का रास्ता उनके सामने साफ है। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इसमें मांग कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह इस पर कोई बात सुनेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और एक जज का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस तरीके से फैसला सुनाए, क्योंकि लंबी चौड़ी दलीलें हैं, बहुत सारी यहाँ पर दस्तावेज हैं, दोनों तरफ के दलीलें हैं, वो सब कंसीडर करनी है। तो ये 2-3 दिन का वक्त जो हाई कोर्ट ने जस्टिस सुधीर जैन ने लिया है, उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार केजरीवाल बाहर आएंगे या जेल में ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी रिहाई का रास्ता लंबा हो गया है, उनका इंतजार भी लंबा हो गया है और अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको होगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अब हाईकोर्ट क्या फैसला अपना सुनाता है इसका इंतजार करना होगा। सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने बहस के बाद अपना फैसला, और अब ये अगले हफ्ते में, क्योंकि अब शनिवार और रविवार है बीच में, तो ये फैसला कोर्ट सुनाएगा। शुभांग भी हमारे साथ हैं। शुभांग, कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है, मतलब अब थोड़ा इंतजार और अरविंद केजरीवाल को करना होगा, कोर्ट का निर्णय क्या आता है इस मामले में। आम आदमी पार्टी अब क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल की अगर हम बात करते हैं, रात को 8 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब नियमित जमानत दी जाएगी, लेकिन ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की खुशी थी वो काफ़ी ज़्यादा उस समय देखने को मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही कई बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया और उन लोगों का ये कहना था कि सच्चाई की जीत हुई और भी तमाम बातें तमाम नेताओं ने यहाँ पर की। लेकिन अब जब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फिर से लगा है। बिल्कुल खुशी हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि आज वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अब जब तक कि यहाँ पर हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता है तब तक अरविंद केजरीवाल को और इंतज़ार करना होगा। और जो ऑर्डर है वो भी उनके पक्ष में आता है या नहीं, ये भी फ़िलहाल देखना होगा। अब उसके लिए हमें 2-3 दिन का इंतज़ार ज़रूर करना होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरी वारदात, जो पूरा का पूरा डिबेट यहाँ पर थी, दोनों पक्षों के बीच में बहस देखी गई, वो देखा गया कि साफ तौर पर ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने उनकी बात नहीं मानी थी, उन्हें अपनी बात पूरी रखने का मौका भी नहीं दिया था। इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने पूरे तरीके से ईडी के जो वकील है उन्हें बोलने का यहाँ पर मौका दिया। उन्होंने एक करके बताया कि आखिर क्यों उन्हें लगता है कि उन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ रुपए का जो गोवा में निकाला गया है उसकी ट्रेल भी यहाँ पर निकाली गई थी, लेकिन उस चीज़ को भी नहीं देखा गया। ये तक कहा गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद यही बोल दिया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। तो इस पूरे ऑर्डर को जो निचली अदालत ने दिया था उसे गलत बताया, यहाँ पर ईडी ने आरोप ये लगाया। लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा इस ऑर्डर के लिए। जी शुक्रिया शुभांग आपका भी सब जानकारी के लिए। तो थोड़ी जो जिसको राहत की तरह आम आदमी पार्टी देख रही थी, अब उसके लिए थोड़ा और इंतजार उनको करना होगा। कोर्ट अपना क्या फैसला इस पर सुनाता है, अब इस पर सब निर्भर करेगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे जेल से या अभी नहीं आएंगे, और इंतजार उनको इसके लिए करना होगा। बहरहाल इस पर अब जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर के बारे में आपको बताते हैं। सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा पर गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी के चलते इस बार सऊदी अरब के मक्का में 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। मक्का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर न सिर्फ गर्मियों के महीने में बल्कि ठंड के समय भी गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिलता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की मौत सामान्य वजहों से, पुरानी बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण हुई है। कादम्बिनी शर्मा फ्रॉम सर, हमारा सवाल यही है कि एग्जैक्ट नंबर जो हज में भारतीय मारे गए उनका क्या है, और किस प्रकार से वहाँ पर उनके परिवारों को असिस्ट किया जा रहा है, अगर एमईए की तरफ से या सरकार की तरफ से। Each year we have a large number of Indians visiting Hajj for pilgrimage. This year we have 175,000 Indians who've already visited Hajj. The core Hajj
period is from 9th May to 22nd of July, and so far we've lost 98 of our citizens. These deaths have happened on account of natural illness, natural causes, chronic illness, as also old age. On the day of Arafat, 6 Indians died, and 4 Indians have died on account of accidents. I would also like to tell you that last year the figure of Indians who died in Hajj was 187. To answer कदमनी आपका सवाल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जो हमारा हज मिशन जद्दा में है वो बड़े पैमाने पे काम करता है. वहाँ पर मेडिकल मिशन है, हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंसेज हैं, और जो सारी व्यवस्था है हमारे लोगों को देखरेख के लिए है. और जो भी वहाँ पर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है, हम तुरंत उनके परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं, और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो काम हम लोग करते हैं. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद आप देखिए दिल्ली में जल संकट पर किस तरह से सियासत हो रही है और यहाँ पर क्या लोगों को राहत कम और सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है. ब्रेक के बाद